2017 से लेकर के आज तक जो किया है उससे ये टीम हमारी बेटर करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। पक्का कह सकता हूँ कि हम लोग 32 में 36 नहीं, हम 32 में कहते हैं कि ओलंपिक में हम लोग जरूर इसमें शिरकत करेंगे। कब और कैसे आपका खो खो के प्रति लगाव हुआ? मदर ऑफ गेम अगर आप मानते हैं तो खो खो है। पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि हमने जितना सोचा था उसका 90% हम लोगों ने इसे बढ़ाया कि मेरा तो शादी अब खो खो से हो गया है, तो मैं इसके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो फेडरेशन के माध्यम से आप उसको अचीव करना चाहते हैं? मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि खो खो जो है वो परचम पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाए, और जिस तरह से बाकी खेल मेडल ले रहे हैं हम भी भारत के लिए इसमें मेडल लें। और आप उनको कैसे आकर्षित कर रहे हैं फेडरेशन के माध्यम से? अगर गुड़ है तो मक्खी आएंगी आएंगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके खेल के अंदर टैलेंट है, तो युवा वर्ग अपने आप ही आपकी तरफ आएगा। ये दो खो खो आ गई है, अल्टीमेट खो खो लीग हो रही है और अपनी जो नॉर्मल खो खो है जो बच्चे खेलते हैं, इन दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर क्या है? कैसे एक आम आदमी को समझाया जाए कि ये अल्टीमेट खो खो है और ये हमारी नॉर्मल खो खो है? एक्चुअली खो खो तो एक ही है। खो मीन्स जस्ट गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर्स। ये जो खेल है ये वाकई ही मिट्टी का खेल है और गांव-गांव में ये खेला जाता है, और मेरे को बताते हुए खुशी होती है कि आज हम 680 डिस्ट्रिक्ट के अंदर खो खो खेल रहे हैं। तो ये खेल दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करेगा। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार, हाजिर हूं लेके कार्यक्रम लोकतंत्र की बुनियाद। और आज का ये लोकतंत्र की बुनियाद का जो कार्यक्रम है पूरी तरीके से समर्पित है उन खेलों को और उन खेलों के महानायकों को जिन्होंने इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया है। और वो सारे के सारे व्यक्ति इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, भारत की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही ये खेल है जिसका नाम है खो खो। इस खेल का जन्म भी इसी भारतवर्ष की मिट्टी में हुआ, पला बड़ा और आज विश्व के ऐसे मंच पर पहुंच गया है कि कई ऐसे देश हैं जो कि खो खो खेलने के लिए ललाहित रहते हैं। हमने बहुत सारे विश्व पटल पर इस खो खो की चर्चा सुनी है। आइए मैं आपको लिए चलता हूं ऐसे ही महानायक के पास जो खो खो के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है, और जब जब मैं उनसे मिला बड़े ही जोश और जुनून के साथ में मिलते हैं। जैसे ऐसे मिलते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कई बार कि जैसे खो खो उनके अंदर समा गया है, वो खुद खो खो को उन्होंने आत्मसात कर लिया है। आज मैं उनसे बातचीत करूंगा और आज मेरे साथ हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन MS त्यागी जी। त्यागी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप चेयरमैन चुने गए हैं इस खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के। धन्यवाद सर, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है आपसे वो ये है कि आप फेडरेशन के चेयरमैन चुने गए हैं, तो जो ये नई समिति बन करके आई है आप इससे कितने खुश और कितने असंतुष्ट? दोनों चीजें हो सकती हैं। मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कहते हुए कि जो ये आज हमारी नई बॉडी बनी है उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होने चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने 2017 से लेकर के आज तक जो किया है उससे ये टीम हमारी बेटर करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारे सचिव के पद पर आए हैं वो एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, उनका खेल में बहुत ही रुचि है। मैं कह सकता हूँ कि उनकी आत्मा के अंदर खो खो बसा हुआ है। तो ऐसे खिलाड़ी यदि एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, वो एज ए कोच रहे, एज ए वो एक एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब गवर्नमेंट में रहे, तो आप ये देखिए कि उन्होंने उस समय अपने कार्यकाल में खो खो को बढ़ाने में बहुत ही उनकी अहम भूमिका रही। तो मुझे लगता है कि आज भी ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी शख्सियत खो खो के अंदर एज ए जनरल सेक्रेटरी बनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके माध्यम, और सदांशु मित्तल जी जो हमारे प्रेसिडेंट मेरे साथ समय में भी थे आज भी हैं, इन दोनों की जोड़ी जो है वो वाकई ही खो खो को एक ऊंचाई तक ले जाएगी। और मैं पक्का कह सकता हूं कि हम लोग 32 में
36 नहीं, हम 32 में कहते हैं कि ओलंपिक में हम लोग जरूर इसमें शिरकत करेंगे। ये तो है ही है कि आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी तिकड़ी, अगर मैं कहूं तो तिकड़ी है आपकी, और ये तिकड़ी ही जो है इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ में काम कर रही है, तो ऊंचाइयों की बुलंदियां तो छूना स्वाभाविक है। परंतु मैं आपसे एक व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं कब और कैसे आपका खो खो के प्रति लगाव हुआ? एक्चुअली सच बात यह है कि मैं 1964 में 64 में एक एथलेटिक्स के रूप में, एथलीट के रूप में मैंने शुरू किया, लेकिन उसी समय खो खो भी नॉर्थ इंडिया के अंदर आया। जब नॉर्थ इंडिया में आया तो जो अच्छा खिलाड़ी होता था उसको दूसरे गेमों में डाल देते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जो है एथलेटिक्स की बजाय इसमें ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारी मोटर क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे व्यक्ति के लिए, एक यूथ के लिए जिसकी ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि भाई जिम्नास्टिक जो है मदर ऑफ गेम है, मैं उसे नहीं मानता। मदर ऑफ गेम अगर आप मानते हैं तो खो खो है, क्योंकि उसके अंदर आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो, उसके अंदर आप एजिलिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन स्पीड एंड नैरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं बढ़ा सकते। और स्ट्रेंथ पावर उसमें है, इसमें भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा संपूर्ण अपने आप में खेल था जो मुझे अट्रैक्ट कर गया, और धीरे धीरे मैं नेशनल भी खेला, इंटरवर्सिटी भी खेला, फिर उसके बाद मैं NIS डिप्लोमा किया, वहाँ पर टॉप किया, तो जॉब भी उसी समय मिल गया। तो इस तरह से करियर मेरा जो है इसके अंदर एक रूप धारण कर गया। और जब मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स तक मैंने वहाँ काम किया, मैंने रूरल डेवलपमेंट्स में किया, तो उस समय मैंने देखा कि भाई जो हमारे भारतीय मूल के खेल है, कोई भी खेल है, वो सभी के सभी साइंटिफिक बेस्ड है, तो क्यों ना इस चीज़ को हम विदेशों में ले जाया जाए। लेकिन उस समय मेरी कोई ऐसा हैसियत नहीं थी कि भाई मैं इसको बढ़ाऊं, लेकिन जैसे ही मुझे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे साथी हैं, उन्होंने चांस दिया, तो मैंने इसे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न सुधांशु मित्तल जी के साथ मिलकर के किया। और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि हमने जितना सोचा था उस लेवल पे तो नहीं, पर हाँ उसका 90% हम लोगों ने इसे बढ़ाया है। और जो मेरा साथी आए हैं उपकार जी और सुधांशु मित्तल जी की जोड़ी भी इसको ऊपर ले जाने में पूरा इसको प्रयत्न करेंगी। और रहा मेरा, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरा तो शादी अब खो खो से हो गया है, तो मैं इसके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपका विवाह जो है इस खो खो के साथ में हो गया है। मैंने यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, मैंने उसके अंदर देखा था कि आपका जुड़ाव जो है ना वो खो खो के प्रति इतना समर्पित है कि आप बच्चों के साथ में क्विज क्विज खेल रहे थे, लेकिन आपने अपनी जेब से निकाल करके, मेरे को लगता है कि 4 या 5 बार तो मैंने देखा कि 500-500 के नोट आपने बच्चों को क्विज के आंसर पे आपने दे दिए। यानी कि इतना समर्पण आप बच्चों के प्रति दिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने आत्मसात कर लिया है खो खो को। अब मैं चलता हूँ फेडरेशन के कार्य के लिए। फेडरेशन के जो कार्य हैं वो करते हुए आप किन उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं? ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो फेडरेशन के माध्यम से आप उसको अचीव करना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहूँगा कि मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि खो खो जो है वो परचम पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाए, और खो खो फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन का साथ मिलकर के इसको बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देगी, और देना चाहिए और देगी। तो मेरा यही कहना है कि हम इस खेल को जिस तरह से बाकी खेल मेडल ले रहे हैं, हम भी भारत के लिए इसमें मेडल लें, ओलंपिक में भी, एशियाड में भी। मेरा यही उद्देश्य रहेगा, और खो खो फेडरेशन का भी यही रहेगा सर। बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये जो खेल है खो खो का, ये युवाओं से ज्यादा संबंधित है। युवा वर्ग जो है इसमें अपना कैरियर कैसे ढूंढे और आप उनको कैसे आकर्षित कर रहे हैं फेडरेशन के माध्यम से? देखो, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ मोटिवेट करने के लिए, अपनी तरफ एक्सेस करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर गुड़ है तो मक्खियाँ आएंगी आएंगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके खेल के अंदर टैलेंट है, तो युवा वर्ग अपने आप ही आपकी तरफ आएगा। हाँ, ये जरूर है, हमारे भारत में फिटनेस के साथ साथ जॉब को भी ढूंढते हैं। तो आज मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस खेल के
माध्यम से बहुत बच्चों को नौकरी दी है। मोर देन 3,000 से ज़्यादा नौकरियां दी हैं। और साथ साथ 3,000 के साथ साथ अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है इसके बाद भी उन्होंने करीबन 200 नौकरियां दी हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और अगर इसी तरह से रहा तो मुझे उम्मीद है कि यूथ जो है खो खो को अडॉप्ट करने में कहीं पीछे नहीं रहेगा। यूथ से ही संबंधित एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में आया कि अभी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से कुछ रिजर्वेशन किया है खो खो के खिलाड़ियों के लिए, क्या ऐसे ही दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ भी आपका टाई अप है? एक्चुअली रिजर्वेशन हमने नहीं किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है। और ख़ासतौर से खो खो खिलाड़ियों के लिए अभी जो सिलेक्शन होने जा रहा है कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसमें नियर अबाउट 150 के करीब पोस्टें हैं जो खो खो के लिए उन्होंने निर्धारित की है। और आने वाले टाइम में जो अभी एडमिशन्स होंगे उसमें रिजर्व रखे गए हैं। इसी तरह से लवली यूनिवर्सिटी है पंजाब में, SGT है। और मैं ये कहता हूँ कि सभी जगह पूरे देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटी सभी में खो खो को एक स्पोर्ट्स के माध्यम से जो एडमिशन का कार्य जो है वो सभी ने शुरू किया है। जो भी युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो हमारे को MS त्यागी जी ने बहुत ही साफगोई से बताया है कि 150 सीटें रिजर्व हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप है। तो आप अपने कैरियर के प्रति सचेत हो जाएं और जो भी त्यागी जी ने जैसी गाइडेंस दी है उसका बहुत बहुत ध्यान रखें। मेरा अगला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर नाम सुना अल्टीमेट खो खो और अपनी खो खो, ये दो खो खो आ गई है। अल्टीमेट खो खो लीग हो रही है और अपनी जो नॉर्मल खो खो है जो बच्चे खेलते हैं, इन दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर क्या है? कैसे एक आम आदमी को समझाया जाए कि ये अल्टीमेट खो खो है और ये हमारी नॉर्मल खो खो है? एक्चुअली खो खो तो एक ही है। खो मीन्स जस्ट गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर्स। तो खो खो तो एक ही है, लेकिन उसका स्वरूप खेल में हमने थोड़ा अलग रखा है। खो खो जो नेशनल लेवल पर खेली जाती है उसमें और लीग में थोड़ा सा फर्क हमने रखा है, क्योंकि जो अल्टीमेट खो खो लीग है उसमें इंटरटेनमेंट पर ज़्यादा फोकस हमने किया है, जिससे लोग अट्रैक्ट हों, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ सकें और बच्चों को उससे फाइनेंशियली भी और उनका जो फिजिकल एक डेवलपमेंट है वो हो सके। तो इस चीज़ को देखते हुए जो अल्टीमेट खो खो लीग है उसमें थोड़ा बदलाव किया है और रूल एंड रेगुलेशंस में, लेकिन जो नेशनल गेम भी हैं वो भी सेम, थोड़ा बहुत फर्क है, अदरवाइज खो खो एक ही तरह से खेला जाता है। बहुत अच्छा बताया आपने, खो खो तो एक ही है लेकिन थोड़ा उसका स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। एक बात मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि खो खो जो है वो हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण लोग इसको बहुत अच्छे से खेलते हैं क्योंकि इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता ना के बराबर होती है। तो आप लोग खो खो के लिए ये फेडरेशन क्या कर रही है कि ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति या खिलाड़ी या युवा इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े? देखो, हमारा जो 75% पॉपुलेशन है वो गांव से बिलोंग करता है और ये जो खेल है ये वाकई मिट्टी का खेल है और गांव-गांव में ये खेला जाता है। ये खेल के पीछे दो ही मोटिव थे कि बच्चों को बुरी आदतों से छुड़ा करके उनको एक अच्छा फिटनेस लेवल दिया जाए। इसी चीज़ को देखते हुए इस तरह के खेलों को रूरल एरियाज़ में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स या बाकी सुविधाएं कम थी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो उनमें से खो खो भी है। तो अभी जो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मोटिवेट करके हमने वहाँ पर क्लब शुरू किए हैं। वहाँ पर हमने स्कूलों में जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको भेज करके हम लोगों ने कोचिंग शुरू किया है और मेरे को बताते हुए खुशी होती है कि आज हम 680 डिस्ट्रिक्ट के अंदर खो खो खेल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि आज खो खो जो है पूरे भारत के कोने कोने में, शायद आपने एक न्यूज़ में देखा था, कश्मीर में एक न्यूज़ आ रही थी आज तक पर, तो उसके पीछे जो डोडा है वहाँ पर लड़कियाँ खो खो खेल रही थी। तो आप ये देखिए कि जो बॉर्डर है उस पर भी अगर कश्मीर में खो खो खेला जा रहा है तो इसका जो एक हमारा जो फेडरेशन है, हमारी जो एसोसिएशन साथी, हमारे जो डिफरेंट एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं, वो इसको बढ़ाने में उनका पूरा ध्यान है और वो इससे केंद्रित कर रहे हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के अंदर फैलाया जाए।
और अगला जो मेरा प्रश्न होने वाला है वो ये है कि फेडरेशन ऐसा क्या कर रही है और ऐसा क्या करा है फेडरेशन ने, क्योंकि खो खो जो है वो जमीनी खेल है और आज हम लोग मैट पे खेल रहे हैं। तो खो खो ग्रास रूट से उठा करके, मैदान से उठा करके मैट तक के लाने का सफर आपका कैसा रहा और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? देखो, किसी भी चीज को अगर आप बदलाव लाते हो तो नेचुरली थोड़ा बहुत उसमें रुकावट आती हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने उसे पहले खेला है वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वो आपको उसमें 50 तरह की कमियां बताएंगे। तो ये सारी चीज़ देखते हुए, लेकिन बदलाव के बिना कोई भी तरक्की नहीं होता। इस चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने भी इसमें बहुत सी चेंजेस किए। जैसे हमने 6 स्क्वायर का सीनियर में किया है, जूनियर में किया है, सब जूनियर में 8 स्क्वायर रखा है। जो हम बीच खो खो शुरू करने जा रहे हैं उसमें 5 स्क्वायर का रखा है। तो हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस गेम को जहाँ जहाँ मॉडिफिकेशन करना था, जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो आपके टीवी के माध्यम से भी, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से भी, ऑडियंस के माध्यम से भी, प्लेयर के माध्यम से भी, हमने सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ रिसर्च करके, ऐसे नहीं कि भाई हमने ऐसी लिया चेंज कर दिया, तुगलक वाला फरमान नहीं हमारे यहाँ पर है। उसमें हम लोगों ने पूरी तरह से उस पर रिसर्च किया, तब जाकर के हम लोगों ने इसमें चेंजेस किए। रहा एक सा प्लेटफॉर्म देने के लिए, अब हमारे सामने एक दुविधा थी, कहीं पर पत्थर का जमीन है, कहीं बर्फ है, तो उसे इक्वल लाने के लिए हम लोगों ने मैट का आविष्कार किया। और मैट हमने स्पेशली 2 चीज़ों पर फोकस किया कि उसमें एक तो किसी भी खिलाड़ी को कोई रीचेस ना हो जिससे उसमें एलर्जी हो जाए कुछ, क्योंकि इसमें नीचे हाथ लगाते हैं, फेस पे भी आ सकता है, शरीर भी आ सकता है। तो उस चीज़ को हमने विशेष ध्यान रखा है। तो इसमें हमने कुछ साइंटिस्ट की मदद से हमने इस चीज़ को किया। दूसरा, इसमें एक्शन रिएक्शंस का खो-खो में आता है, स्पीड भी चाहिए तो, और इसके अंदर चोट भी नहीं लगनी चाहिए। उस चीज़ को भी हमने मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसे मैट्स का निर्माण कराया जिससे हम ये कह सकते हैं कि आज खो-खो जो है 1% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% इंजरी रहित गेम हमने इसे बनाने की कोशिश की है। वैसे कोई भी गेम हो उसमें इंजरी होती ही है, तो खो खो भी इससे अछूता नहीं है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि जब आज की डेट में अगर हम देखें तो लोग सबसे ज्यादा अगर खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्योंकि इन खेलों के अंदर बहुत ज्यादा आकर्षण है। तो खो खो ने ऐसा क्या किया कि वो इन खेलों की बराबरी कर सके और लोग उससे मोटिवेट हों? देखो, मेरा इसमें थोड़ा विचार अलग है। मैं नहीं कहता कि हमें किसी से कंपैरिजन करना चाहिए, लेकिन हमारा इतना जरूर है, अगर क्रिकेट या अदर कोई गेम है उससे बड़ी लाइन आप कर दीजिए। अगर आप उसे बड़ी लाइन कर दोगे, हमें किसी कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने खेल को इतना बढ़ाएं कि हमारी लाइन आगे हो जाए। लेकिन उसके लिए आप लोगों का, मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, दैट टीवी, इन सब का भी सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं, जब तक बिकेगा नहीं। तो मेरा आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये खेल दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करेगा। सभी व्यक्ति यही चाहते हैं कि भारत का नाम ऊंचा हो। इसलिए मैं एक अगले क्वेश्चन पे चलता हूं कि खो खो को ओलंपिक में और अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन में ले जाने की फेडरेशन की क्या क्या तैयारियां हैं? सर, ओलंपिक में या एशियाड में ले जाने के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आज हम एशियाड को तो मापदंड जो उनके हैं उसे हम फुलफिल करते हैं। ओलंपिक के लिए अभी कुछ कंट्रीज़ हैं जो और हमने ऐड करनी है, जिसमें मोर देन 75 कंट्रीज़ हमें चाहिए। लेकिन हमारा टारगेट है कि हम 90 कंट्रीज़ विद इन 1 और 2 ईयर्स में हम कर दें। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो हमारी नई टीम आई है और हम सब मिल करके इसको 100%, 100 से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हम 90 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करें इसके, और इस गेम को ओलंपिक तक ले जाने की पूरी कोशिश करें। आप चेयरमैन हैं, तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि खो खो को आप जो भी यहाँ का खिलाड़ी है उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो अपने बच्चों को गली में और दूसरी जगह पे खेलने के लिए उनको अनुमति प्रदान करें? चेयरमैन तो केवल एक चेयर पर बैठने वाला होता है, पर मैं एक खिलाड़ी और एक खो खो से संबंधित रखने वाला, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खो खो के माध्यम से
अपने बच्चों का स्वस्थ अच्छा रखें, आप उन्हें हेल्दी बनाइए। और हेल्दी बनाने के साथ साथ आज इसके अंदर जॉब भी है, इसके अंदर आज शोहरत भी है, और इसके अंदर आप अपना भी, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो यदि आप इसमें अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ और आप डेडिकेशन के साथ अगर इस खेल को खेलते हो तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं उदाहरण के तौर पर मैं बैठा हूँ, मैं भी एक खो खो खिलाड़ी रहा हूँ, और मैंने खो खो को उस समय इसके अंदर इतनी सुविधाएं नहीं होने के बावजूद भी इसमें इतना इंटरेस्ट था कि मैं इसे खेला, और मैंने अपना पूरा लाइफ खो खो के माध्यम से आज इस लेवल तक लाने में मुझे खुशी हो रही है। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या जो छोटे छोटे संस्थाएं हैं जैसे क्रिएटिव कला वेलफेयर ट्रस्ट, ऐसी संस्थाओं के साथ में क्या खो खो की फेडरेशन उनके साथ में काम करने की इच्छुक है? सर, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी, चाहे इंडिविजुअल है चाहे संस्था है, छोटी हो बड़ी हो, अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है और इसको प्रमोट करना चाहता है तो उसके लिए वेलकम है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसमें हमारा ही बेनिफिट होगा। हम ये नहीं कहते उनका बेनिफिट होगा, उसमें हम कहते हैं खो खो का और हमारा ही बेनिफिट होगा। आपने ये तो बता दिया कि आप संस्था के साथ जुड़ना भी चाहते हैं, आपने खिलाड़ी भी तैयार कर दिए और वो खिलाड़ी आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे भी, लेकिन उसके साथ साथ में एक दूसरी असुविधा उत्पन्न होती है, वो होती है कि कोचेस की, खिलाड़ियों की, कमेंटेटर की। तो जितने ऑफिशियल्स हैं उनके लिए फेडरेशन आपकी क्या कर रही है? सर, इसमें हम लोगों ने अभी कोर्सेज शुरू किए हैं, और कोर्सेज के माध्यम से हम लोग टेक्निकल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी करते हैं, कोचेज के लिए भी करते हैं, मीडिया के लिए भी करते हैं, हम लोग साइंटिफिक जितने भी गैजेट्स हैं उन सब के लिए करते हैं। और हमारा फोकस होता है कि हम सभी खिलाड़ियों को और जो हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको हम चाहते हैं कि वो सभी हर उसमें नॉलेज होना चाहिए, और उसके लिए हम कोर्सेज टाइम टू टाइम करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने जो है देखा अभी कि MS त्यागी जी हमारे साथ में थे, आप चेयरमैन हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और आपने आरंभ से लेकर के और व्यक्ति के जीवन में एक नया उतार चढ़ाव ना आए, स्थिर रहे, अगर वो खो खो को स्वीकार करता है। सारी बातें करी हमने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बात करी, अपने डोमेस्टिक की भी बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज आपने हमारी आंखें खोल दी और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रोता इससे जरूर लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।